दरमियान ममता बनर्जी नारे लगाती थीं, भूल जाऊंगी अपना नाम लेकिन नहीं भूल सकती नंदीग्राम। वही स्थिति आज की तारीख में भी देखने को मिल रही है पश्चिम बंगाल में। चलिए बंगाल से निकलकर लेकर चलते हैं बिहार। एलजेपी पर अधिकार की लड़ाई अब चुनाव आयोग तक पहुंच गई है। दोनों गुटों ने पार्टी पर अधिकार के लिए चुनाव आयोग से फरियाद लगाई है। चिराग पासवान अपने चाचा पशुपति पारस के हर फैसले को चुनौती दे रहे हैं, तो पशुपति पारस उन्हें अपना नेता मानने को तैयार नहीं। ऐसे में एलजेपी के भविष्य का फैसला अब चुनाव आयोग के हाथ में है, जो तय करेगा कि रामविलास पासवान की पार्टी का असली उत्तराधिकारी कौन है। चिराग पासवान जी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रहे, सदन के नेता नहीं रहे। लोक जनशक्ति पार्टी का जो संविधान है उस संविधान के तहत अब न तो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे न सदन के नेता रहे। उनके कहने और नहीं करने से कुछ नहीं होगा। क्योंकि जिस तरीके से ये पार्टी के नाम का, पार्टी के बैनर का, पार्टी के मंच का ये मिसयूज कर रहे हैं, ये गलत है। एलजेपी में विरासत की सियासत अब चुनाव आयोग के दर पर पहुंच गई। दोनों ही गुटों के अपने अपने दावे हैं और इन दावों के आधार पर कोशिश है पार्टी पर अधिकार की। यानी चुनाव आयोग से मिलने पहुंचे चिराग और पशुपति पारस, दोनों ही गुट कह रहे हैं कि पार्टी के असली उत्तराधिकारी वही, और इसके पीछे दलील दी जा रही है एलजेपी के संविधान की। वही संविधान जिसकी दुहाई देकर पशुपति पारस पार्टी में अपने गुट के फैसले को सही ठहरा रहे हैं। तो चिराग पासवान पूछ रहे हैं कि एलजेपी से निष्कासित नेता कोई फैसला ले कैसे सकते हैं। इलेक्शन कमीशन को भी बहरहाल हम लोगों ने इस बात की जानकारी हम लोगों ने दे दी है, क्योंकि इन सांसदों के इस गुट ने अपने आप को पार्टी से अलग किया था। तो अब ये लोक जनशक्ति पार्टी के अब ये सांसद नहीं हैं, इंडिपेंडेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से। इनकी सदस्यता दल बदल कानून के तहत जो संविधान में संशोधन हुआ था, 91वां संशोधन दल बदल कानून का, उसके तहत इनकी सदस्यता जरूर रहती है, क्योंकि 2/3 की बहुमत से ये लोग अलग हुए हैं। बट आज की तारीख में सदन में ये इंडिपेंडेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ना कि लोक जनशक्ति पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। और यही जानकारी हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन को भी रिटर्न में हम लोगों ने दे दी है। चिराग पासवान जी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रहे, सदन के नेता नहीं रहे। लोक जनशक्ति पार्टी का जो संविधान है उस संविधान के तहत अब न तो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे न सदन के नेता रहे। उनके कहने और नहीं करने से कुछ नहीं होगा। एलजेपी पर अधिकार की ये लड़ाई दिल्ली से लेकर पटना तक चल रही है और इसका असर सड़कों पर भी दिखाई दे रहा है। दोनों पक्ष किसी भी मोर्चे पर दूसरे से कमजोर नहीं दिखना चाहते। इसकी बानगी उस वायरल ऑडियो में हुई जिसमें चिराग पार्टी के एक नेता संजीव सरकार से दमखम दिखाने की बात कह रहे हैं। बवाल भी किया। ना इससे टेंशन नहीं लेना है। नहीं बढ़िया, सब जो होता है चेक ले। हाँ सब बहुत बढ़िया हो गया, सब कचरा उचरा सब साफ हो गया। सही बात है। आप बढ़िया हुआ। आप संजीव लगे रहना, जिस तरीके से अभी सब चल रहा है ना, प्रदर्शन वगैरह। ना इसमें भैया यहाँ की टेंशन आप छोड़िए, यहाँ के टेंशन छोड़िए, आप खाली सिंबल अपना लीजिए। समझे ना, हम यहाँ पे टेक्निकली लीगली सब हम हैंडल कर रहे हैं। बस वहाँ पे तो मतलब फ्रंट फुट पे ही रहना, पूरा कार्यालय वार्यालय सब जगह। हालांकि ऑडियो सामने आने के बाद खुद एलजेपी नेता संजीव सरकार मीडिया के सामने आए और सफाई भरे अंदाज में कहा कि पार्टी कार्यालय पर हो रहे प्रदर्शन के पीछे चिराग की कोई भूमिका नहीं है, ये कार्यकर्ताओं का स्वाभाविक गुस्सा है। चिराग पासवान हमें कभी ये नहीं कहे कि तुम जो अभी टूट हुई पार्टी में उसके खिलाफ प्रदर्शन करो या कुछ भी करो। हम लोग जो भी कर रहे हैं, मैं लगातार 3 दिन से चिराग पासवान जी के समर्थन में प्रदर्शन कर रहा हूं, इसलिए कि गैर तरीके से कुछ लोग पार्टी पे कब्जा करना चाहते हैं। तो हम लोग के आक्रोश इस बात को लेकर है कि हम लोग ने 14 वर्षों से लोक जनशक्ति पार्टी का झंडा उठाया है। कई बार छात्र आंदोलन में हमने जेल जाने का काम किया है। अब कुछ लोग पार्टी को तोड़ना चाहते हैं गैर कानूनी तरह से, जो संविधान उनको आदेश नहीं देता है। तो इसके लेकर हम लोग में छात्र नौजवानों में जो पार्टी से 14 वर्षों से जुड़े हुए हैं। एलजेपी के सही दावेदार चिराग पासवान हैं या पशुपति पारस, इसे लेकर चुनाव आयोग जल्द ही दोनों गुटों से सवाल जवाब कर सकता है। हालांकि चिराग का दावा है कि वो पार्टी पर अपने अधिकार के लिए हर लड़ाई लड़ने को तैयार है।
जैसा मैंने कहा, पार्टी को बचाने के लिए जिस भी स्तर पर ये लड़ाई लड़नी पड़े, पहले तो मेरा पूरा विश्वास है चुनाव आयोग पर कि जितनी जानकारियां हम लोगों ने उनके समक्ष रखी है और इसके बाद भी जितने भी वो एविडेंसेस मांगेंगे या जितने भी डॉक्यूमेंट्स वो मांगेंगे, पूरा डॉक्यूमेंटेशन हम उनको प्रोवाइड करेंगे, जो भी चीज़ उनको चाहिए होगी। मुझे उम्मीद है कि चुनाव आयोग से ही इस विषय को सुलझा लिया जाएगा, बट अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जहाँ पे भी जाना पड़ेगा, पार्टी को बचाने के लिए हर लड़ाई लड़ी जाएगी। परिवार के भीतर से शुरू हुई खींचतान अब आर पार की लड़ाई तक पहुंच गई है। ऐसे में दोनों पक्षों को अब चुनाव आयोग के फैसले का इंतजार करना होगा। पटना से सुजीत कुमार झा और रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। आगे बढ़ते हुए बात अब स्विस बैंक से आए नए घमासान की करेंगे। स्विस बैंक ने अपना सालाना रिकॉर्ड जारी किया है, जिसमें चौंकाने वाले कई खुलासे हुए हैं। बैंक के मुताबिक इस साल भारतीयों के जमा पैसों ने पिछले कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। स्विट्जरलैंड के बैंकों में भारतीयों का जमा पैसा बढ़कर 20,000 करोड़ के पार पहुंच चुका है। साल 2019 के अंत तक भारतीयों की जमा रकम का आंकड़ा 6,625 करोड़ रुपए था। यह करीब 250 ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जबकि लॉकडाउन और कोरोना की वजह से अब कांग्रेस ने इसे लेकर बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है। समस्या यह है कि जो बैलेंस है स्विस बैंकों में भारतीयों का, वो 13 साल के हाईएस्ट स्तर पर है। वो एक वर्ष में 286% हो गया। जो 2019 में था, 2020 में वो 286% हो गया 19 का। तो समस्या ये है कि हम ये जानना चाहते हैं कि कौन लोग हैं जिसमें जिस वर्ष में पूरी दुनिया आपदा में थी, 97% भारतीयों की आय घटती है, उसी साल में 286% हो जाता है स्विस बैंक में भारतीयों का बैलेंस। ये वो कौन लोग हैं जो आपदा में अवसर को तलाशते हैं? हम ये जानना चाहते हैं क्या हुआ उस वादे का 2014 में, जब बोला गया कि 17.5 लाख करोड़ रुपया भारतीयों का ब्लैक मनी के रूप में सिर्फ स्विट्जरलैंड में है। कितना पैसा आया? क्या 1 रुपया भी वापस आया? हम पूछना चाहते हैं। इसी के साथ शंखनाद में एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। जब वापस लौटेंगे तो आगे आपको दिखाएंगे मुसीबत लबालब, बाढ़ और बारिश की तस्वीरें आम आदमी को कैसे कर रही हैं बहुत ज्यादा परेशान। इसी पर देखिएगा हमारी खास पेशकश। देखते रहिए आज तक।